इस समूह में उपस्थित सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आप सबको हिंदी दिवस की बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं कि प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा देश वर्षों गुलाम रहा। पहले हमने मुग़लों की गुलामी सही, उसके बाद में अंग्रेज़ों की गुलामी सही। देखिए, जो भी शासक होता है वो अपने नियम कानून, अपनी भाषा आरोपित करता है देश पर। जो शासक कहता है देशवासियों को वो बात माननी पड़ती है, उनके नियमों का पालन करना पड़ता है। तो जब मुग़ल शासक यहाँ थे तो उर्दू के, अरबी के शब्दों का समावेश हिंदी में हुआ। उसके पश्चात जब अंग्रेज़ यहाँ आए तो उन्होंने अंग्रेज़ी को यहाँ हर चीज़ का माध्यम बनाया, शिक्षा का माध्यम या हर बात का अंग्रेज़ी को माध्यम बनाया। उस समय अंग्रेज़ी लोगों को सीखनी ज़रूरी हो गई, अपने कामकाज के लिए भी, और जो लोग नौकरी करना चाहते थे उनके लिए भी अंग्रेज़ी सीखनी ज़रूरी हो गई। लंबे समय तक जब हमने ये गुलामी सही तो उसका प्रभाव हमारे देश पर, हमारे देशवासियों पर, हमारी शिक्षा पद्धति पर पड़ा। अच्छी तरह से उसका प्रभाव पड़ा और मैं कहना चाहूँगी कि वो प्रभाव, वो गुलामी का असर हमारा आज भी समाप्त नहीं हुआ है। आज भी हम उसको झेल रहे हैं। देखिए, जैसे 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं, आपको पता है कि उस समय संविधान में जब 14 सितंबर को हिंदी पर विचार विमर्श हुआ, हिंदी को राजभाषा, राष्ट्रभाषा बनाने पर चर्चा हुई, तब ये बात सबको समझ में आ गई थी कि भाई अब हिंदी यहाँ के लिए ज़रूरी है। लेकिन नेहरू जी ने उस समय एक संविधान के समय ये बात रख दी कि 15 वर्षों तक हिंदी व्यवहार में लाई जाएगी, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि इतने वर्षों तक जब हमने अंग्रेज़ी व्यवहार में लाई है तो इतनी जल्दी से हम हिंदी को उसकी जगह स्थानांतरित नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, 15 वर्षों तक अंग्रेज़ी हम काम में लेंगे, सरकारी कार्यों के लिए और कागजात और ये सब है ना, कार्यालयों में काम के लिए हम अंग्रेज़ी लेंगे। 15 वर्षों के बाद हम धीरे धीरे हिंदी को ले आएंगे। लेकिन आप और हम सभी जानते हैं कि 15 वर्ष तो क्या, आज 75 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी हिंदी को हम उस जगह पर नहीं रख पाए हैं। और हिंदी को जो दर्जा मिलना चाहिए, जो पूरा स्थान उसका मिलना चाहिए, जो आदर मिलना चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए, वो आज तक नहीं मिला है। इसके बहुत सारे कारण हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कारणों पर मैं बाद में चर्चा करूँगी कि राजभाषा का अर्थ होता है राज्य के कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा। हम कहते हैं कि हिंदी राजभाषा है, हिंदी राष्ट्रभाषा है। राज्यों के काम में प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या है हिंदी? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमने ये कागज़ों पर लिख दिया, लेकिन व्यवहार में ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। वो भाषा जो सर्वव्यापक हो, लोगों के द्वारा सबसे ज़्यादा समझी जाती हो, लोगों द्वारा बोली जाती हो। ऐसा नहीं है कि 100% लोग उसको समझें और बोलें, लेकिन फिर भी अधिकतम लोग जिसको समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत संवाद के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं, तो वो भाषा राजभाषा और राष्ट्रभाषा बनाने के लायक समझी जाती है। महात्मा गांधी जब विदेश से लौटे तो उन्होंने यहाँ आकर चर्चा की कि मैं देश के लिए कुछ काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने ये निश्चय किया कि पहले मैं भारत का भ्रमण करूँ, उसके बाद मैं देश के लिए कुछ कर सकता हूँ। पहले मैं भारत की स्थिति को अच्छी तरह से समझूँ। तो उन्होंने जगह जगह जाकर वो विभिन्न प्रांतों में गए, घूमे फिरे, और उसके बाद जब लौट कर आए तो उन्होंने ये निश्चित किया कि एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जो सबके संपर्क की भाषा बने, जो सबके संवाद के लिए भाषा बन सके। एक ऐसी भाषा होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी, आप सब जानते हैं कि महात्मा गांधी गुजराती थे। वो गुजराती को राष्ट्रभाषा या राजभाषा का दर्जा देने के लिए कह सकते थे, निवेदन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो विशाल हृदय व्यक्ति थे। उन्होंने
क्योंकि सब जगह ये देखा कि हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, हिंदी सबसे ज़्यादा समझी जाती है, तो उन्होंने आकर ये बात कही कि हिंदी को एक संपर्क भाषा के रूप में, एक राजभाषा के रूप में हिंदी को रखना चाहिए, जिससे लोग विभिन्न प्रांतों के लोग, विभिन्न प्रदेशों के लोग आपस में आचार अपना आदान प्रदान विचारों का कर सकें, ऐसा उन्होंने कहा। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जातिवाद और एक अपने प्रदेश की भाषा को आगे बढ़ाना, इस तरह की बहुत सारी बातें बीच में आईं, जिन्होंने हिंदी को पूरा राजभाषा और राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं लेने दिया। देखिए, एक बात ये कहना चाहूँगी कि जिस देश की अपनी भाषा नहीं होती, अपना साहित्य नहीं होता, उस देश की संस्कृति परंपराएं सब नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि देश की संस्कृति और परंपराएं सब साहित्य में निहित होती हैं। साहित्य समाज का परिचय देता है, साहित्य समाज का दर्पण होता है। अगर हमें किसी भी समय के बारे में, किसी देश के बारे में, उस काल के समय हम जानना चाहें उस समय क्या स्थिति थी, तो हम वहाँ के साहित्य के द्वारा जान सकते हैं, क्योंकि लेखक और कवि जो लिखते हैं वो समाज में जो होता है उससे जो प्रभावित होते हैं, है ना, उनकी भावनाएं उद्वेलित होती हैं और वो उनकी लेखनी के द्वारा कागज़ पर उतरती हैं। तो अगर हमें किसी देश के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो वहाँ का साहित्य वहाँ का परिचय देता है। अब जब साहित्य ही नहीं होगा तो संस्कृति कैसे सुरक्षित रहेगी? और जिस देश की अपनी भाषा नहीं होगी, उस देश का नाम इतिहास के पृष्ठों से धीरे धीरे मिट जाता है। आज अंग्रेजी माध्यम से हम पढ़ते हैं, कोई बुराई नहीं, ठीक है, लेकिन बुराई यहाँ पर है कि जिसको अंग्रेजी नहीं आती है उसको हम गंवार समझते हैं, उसको हम अनपढ़ समझते हैं। बात यहाँ पर, ये बात बहुत ज़रूरी है। आज बच्चे अंग्रेज़ी की किताबें खूब पढ़ते हैं, हिंदी की नहीं पढ़ते। पहले मुझे ध्यान में है कि पराग, चंपक, नंदन, चंदा मामा, अमर चित्रकथा, कितनी सारी हिंदी की मैगजीन्स, हिंदी की पत्रिकाएं आती थी। अब हम स्टॉल पर देखें, दुकानों पर देखें तो हिंदी की पत्रिकाएं नहीं दिखाई पड़ती हैं, सब बंद हो गई, बननी बंद हो गई। क्यों? क्योंकि लेखक लिखेंगे क्यों जब पाठक नहीं है, पढ़ने वाले नहीं हैं। प्रकाशक छापेंगे क्यों? क्योंकि बिक्री नहीं है। तो इस तरह से हमारे साहित्य का नुकसान हो रहा है और साहित्य समाज को जागरूक करता है। हमें पता होना चाहिए कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय हमारे साहित्य ने, हमारे लेखकों ने, हमारे कवि ने देश को आज़ाद कराने में भी बहुत मदद की थी। ऐसा कहा जाता है कि सैनिक की बंदूक चलती है और लेखक की कलम चलती है, ये दोनों काम करती है। तो साहित्य का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है देश के लिए। और जब हम अपनी भाषा में न सोचेंगे, न पढ़ेंगे, न लिखेंगे, तो हमारे देश का साहित्य तो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। सबसे अधिक दुख तब होता है जब हिंदी सिनेमा के कलाकार जो हिंदी की रोटी खाते हैं, करोड़ों रुपए अपनी हिंदी फिल्मों से कमाते हैं, और जब उनका इंटरव्यू होता है, जब उनका साक्षात्कार लिया जाता है, तो प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी में और वो सब उत्तर देते हैं अंग्रेजी में। जब हिंदी बोलने की कोशिश भी करेंगे तो ऐसे हिंदी बोलेंगे जैसे आज सीधे ये विदेश से ही सीधे आए हैं। बीच में लेकिन, बट, और, परंतु, और आधा सेंटेंस हिंदी में, आधा इंग्लिश में, एक शब्द हिंदी का तो 10 शब्द अंग्रेजी के, इस तरह की भाषा बोलते हैं। आज हमारे समाचार पत्रों में भी हम देखते हैं, मैं टीवी पर, दूरदर्शन पर देखती हूँ, नीचे वो लिखी हुई जो पट्टी आती है उसमें कितनी अशुद्धियाँ होती हैं। कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो सच बात है वो है। क्यों? क्योंकि हम ठीक से पढ़ नहीं रहे हैं, हमारे पास अच्छे जानकार नहीं हैं, उसको शुद्ध समझने वाले नहीं हैं। चलो फिर भी मैं कहती हूँ कुछ भी सही, लेकिन एक
कम से कम बात तो लोगों तक पहुंच रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, अशुद्धियों ठीक है, लेकिन कम से कम प्रयोग तो हो रहा है। फिर भी समाचार पत्रों में तो इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि समाचार पत्रों में जिन शब्दों की हिंदी सब जानते हैं, अच्छे खासे अर्थ उन्हें सबको पता है, लेकिन उन शब्दों का प्रयोग भी अंग्रेजी में हो रहा है। क्यों हो रहा है? हमारे पास क्या शब्द नहीं है? संस्कृत और हिंदी सबसे समृद्ध भाषाएं हैं। बांग्ला, संस्कृत, हिंदी, भारतीय भाषाएं बहुत समृद्ध हैं। और अब मैं आपको बताऊं कि नासा ने तो संस्कृत को विश्व की सबसे समृद्ध भाषा घोषित कर दिया है। और हम ऐसे समृद्ध भाषाओं के मालिक हैं और हम गुलाम बने हुए हैं आज तक। जब मैं इन फिल्मी कलाकारों का साक्षात्कार देखती हूँ तो बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है कि अरे भाई, जिससे तुम कमा रहे हो हैं, उस भाषा को सीख नहीं सकते, बोल नहीं सकते। ऐसे लोगों को तो फिल्मों में काम ही नहीं देना चाहिए। मैं डायरेक्टर हूँ तो कभी ना दूँ। आज हम देख रहे हैं विदेशी छात्र गर्व से हिंदी पढ़ रहे हैं। मैं कितने वीडियो देखती हूँ कि संस्कृत में वो इतने शुद्ध उच्चारण के साथ श्लोक गाते हैं कि सुनकर आनंद आ जाता है, और हम उसकी अहमियत नहीं समझते। हम उसको कोई भी वो ही नहीं, महत्व ही नहीं दे रहे हैं। हम तो अंग्रेजी सीखने में लगे हुए हैं। बच्चे ने जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुना दिया, माता पिता बड़े खुश हैं, बच्चा तो हमारा अंग्रेजी बोल रहा है। क्या मिलेगा उससे? और इस भावना ने आज बच्चों को दादी और नानी की कहानियों से और शिक्षाओं से दूर कर दिया, क्योंकि वो समझते हैं भाई उन्हें तो अंग्रेजी आती नहीं, वो तो हिंदी में बोलते हैं। हिंदी के क्या है? अरे ये कहानियाँ क्या, कुछ नहीं, बेकार की चीज़ है। उन कहानियों से जो कृष्ण जी के बारे में दादी नानी सुनाती थी, राम जी के बारे में सुनाती थी, हमारे वीरों के बारे में, शिवाजी, महाराणा प्रताप, इनके बारे में सुनाती थी, तो बच्चों में अपने देश की संस्कृति के प्रति, अपने देश के वीरों के प्रति एक सम्मान जागता था, उनके बारे में जानकारी होती थी, अपने देश के प्रति गर्व की भावना बढ़ती थी। और आज हम क्या कर रहे हैं? हमारे पाठ्यक्रमों में भी बहुत कम है, विदेशी चीज़ें ज़्यादा पढ़ाई जा रही हैं, हम अपने देश के बारे में बहुत कम। जब हम अपने देश के बारे में जानकारी नहीं देंगे, बच्चों को पता ही नहीं होगा, तो उनमें स्वाभिमान कैसे जागेगा? अपने देश के प्रति अभिमान उनके अंदर कैसे आएगा? वो अपने देश पर गर्व कैसे महसूस करेंगे? तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो गुलामी की मानसिकता है वो अभी भी समाप्त नहीं हुई है, उसको समाप्त करने की आवश्यकता है। अंग्रेज़ी मैं कहती हूँ ज़रूर सीखनी चाहिए। जितनी भाषाएं हम सीखें बहुत अच्छी बात है। अपने देश की विभिन्न भाषाएं जो संस्कृत से प्रभावित हैं, संस्कृत के बहुत सारे शब्द आप बांग्ला में देखें, मराठी में देखें, दक्षिण भारतीय भाषाओं में देखें, सब में संस्कृत के शब्दों की बहुतायत है। हम अपने देश की भाषाएं बहुत अच्छी तरह सीख सकते हैं, लेकिन सीखना नहीं चाहते, उसमें रुचि नहीं है, क्योंकि हम तो अंग्रेज़ी के पीछे पड़े हुए हैं। अगर अंग्रेज़ी आ गई तो समझते हैं हम विद्वान हैं और बाकी तो सब बेवकूफ़ हैं। ये चीज़ गलत है। अपने माता पिता के प्रति सम्मान, अपने देश के प्रति सम्मान और अपनी भाषा के प्रति सम्मान हमारे अंदर होना ही चाहिए। ये अत्यंत आवश्यक है। अगर हम भारतवासी हैं तो हमारी हिंदी, हमारी भारतीय, हमारी भाषा है, उसको समृद्ध करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। और देखिए, एक बात बताऊं कि हिंदी की एक विशेषता ये है कि हम जैसे बोलते हैं हम वैसे ही लिखते हैं। अंग्रेज़ी में ये बात नहीं है। देखिए, मैं अंग्रेज़ी की विरोधी नहीं हूँ, मुझे गलत मत समझिएगा बिल्कुल भी। लेकिन अगर कभी स्पीकिंग लैंग्वेज की बात आती है, और चल रही है, ये बात हो रही है, कंप्यूटर के लिए जब स्पीकिंग लैंग्वेज की बात आ गई, हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, तो ऐसा होगा कि हम जो बोलें वो कंप्यूटर टाइप करता चला जाए, हमें कीबोर्ड की भी ज़रूरत नहीं पड़े। ये प्रयास हो रहा है ना? तो उस समय संस्कृत जो है वो सबसे ज़्यादा नियमबद्ध और एकदम व्यवस्थित भाषा है। नासा ने भी ये बात सिद्ध कर दी है। अब हम नासा को महत्व ज़्यादा देते हैं, जो नासा कहता है हम उसको मानते हैं, इसलिए मैं नासा का उदाहरण दे रही हूँ आपको। तो जैसे अब हम जो बोल रहे हैं, जो मैं बोल रही हूँ, वो अगर मैं बोलूँगी तो कंप्यूटर वैसे का वैसे ही लिख देगा, क्योंकि हिंदी में हम जो बोलते हैं बिल्कुल वैसे का वैसा ही लिखते हैं, तो ये दिक्कत नहीं आएगी। संस्कृत में भी हम जैसा बोलते हैं बिल्कुल वैसे का वैसा ही लिखा जाता है। अंग्रेज़ी में वो बात नहीं है। अब अगर किसी ने बोला
बट तो BUT बट है। अब उसने बोला पुट, तो कंप्यूटर को तो पता नहीं कि इसमें यहाँ भैया PUT पुट लिखना है या कुछ और लिखना है। कहीं पर CH का प्रोनाउंसिएशन का होता है, केमिस्ट्री होता है, कहीं CH का प्रोनाउंसिएशन चा होता है, चैरियट होता है। तो कंप्यूटर को तो ये नहीं पता कि यहाँ पर का है कि यहाँ चा है, तो कंप्यूटर उसको नहीं लिख सकता। तो अगर स्पीकिंग लैंग्वेज की बात आती है तो संस्कृत सबसे ऊपर आएगी, और हिंदी भी, क्योंकि उसकी पुत्री है, उसी की बहन है, जो भी कहिए, तो वो भी मान्यता प्राप्त करेगी। इसलिए हमें अपनी भाषा को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अपनी भाषा में हम जो कुछ कर सकते हैं, उसके लिए जो कर सकते हैं वो लिखें। अपने विचारों को कविताओं के रूप में लिखें, छोटे छोटे ब्लॉग्स लिखें, छोटे छोटे लेख लिखें। मैं बच्चों के लिए ये बात कह रही हूँ। और अपनी भाषा में अपने विचारों को संप्रेषित करना अधिक आसान होता है। अंग्रेज़ी माध्यम के बच्चे अंग्रेज़ी में ज़्यादा अच्छा लिख सकते हैं, मैं नहीं कहती, आप लिखिए, अंग्रेज़ी में भी लिखिए, कोई बात नहीं है। जिस भाषा में आप लिख सकते हैं, लेकिन लिखने की और पढ़ने की आदत डालिए। एक बात और है कि अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूल बहुत महंगे हैं, है ना। अमीर वर्ग तो इसमें पढ़ा सकता है, लेकिन गरीब तबके को दिक्कत आ रही है आज समाज में। लेकिन ये प्रचलित हो गया है, एक फैशन बन गया है कि अंग्रेज़ी माध्यम में पढ़कर ही बच्चा बुद्धिमान बनता है, बच्चा नौकरी पा सकता है, बच्चा आगे जा सकता है। ये एक प्रथा सी बन गई है, एक फैशन बन गया है। इसलिए आज जो मजदूर वर्ग है, जो गरीब तबका है, वो भी अपने बच्चे को अंग्रेज़ी माध्यम स्कूलों में पढ़ाने के लिए भेजता है। अब समस्या कहाँ आती है कि वहाँ फीस बहुत ज़्यादा, फिर उसके बाद उसको घर में पढ़ाने वाला कोई नहीं, क्योंकि अंग्रेज़ी घर में दूसरे लोग नहीं जानते हैं, तो उसको पढ़ाने के लिए फिर उसको ट्यूशन भी भेजनी पड़ती है। तो अब मान लीजिए मेरे यहाँ पर ही मैं बता रही हूँ, मेरे यहाँ एक स्त्री काम करती है, एक महिला काम करती है, वो कुल मिला के खाना बनाने में 12-15 हज़ार रुपये कमाती है। उसके 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों को वो स्कूल में, अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल में भेज रही है। 2-2 हज़ार रुपये बच्चों की फ़ीस है, 6 हज़ार रुपये ये चले गए। उसके बाद वो ट्यूशन भेजती है, 2-3 हज़ार रुपये उसमें चले गए। तो उसके मतलब 12-15 हज़ार में 8-9 हज़ार तो उसके बच्चों की फ़ीस में चले गए। अब बताइए, उसका खाना पीना, बच्चों के कपड़े, बच्चों की किताबें और सारी चीज़ें, है ना। ये कितना कठिन काम है, लेकिन एक स्टेटस बन गया है कि अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल में ही पढ़ाना है। उसका एक कारण तो एक मतलब एक सामाजिक प्रभाव है, एक तो ये चीज़ है, और दूसरा क्या है कि हमारे जो सरकारी स्कूल हैं उनकी व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, जैसे विदेशों में है। तो हमें अपने सरकारी स्कूलों पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। जो लोग कर सकते हैं वो इस पर ध्यान दें। हिंदी मीडियम पिक्चर देखी थी, उसमें ये बात दिखाई थी, बड़ा अच्छा विचार था, वो होना चाहिए, है ना। तो अगर सरकारी स्कूलों की पढ़ाई उतनी अच्छी हो जाती है और हमारे अंदर से ये मानसिकता निकल जाती है कि भाई अंग्रेज़ी मीडियम का बच्चा ही आगे अच्छा निकलेगा, तो हम कम पैसे में भी बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। और एक दिन अभी मैंने न्यूज़ में पढ़ा भी, उसमें समाचार पत्र में पढ़ा, न्यूज़ में भी सुना कि मोदी जी ने अब ये निश्चित किया है नई शिक्षा नीति में, अभी जो नया आ रहा है सिस्टम शिक्षा व्यवस्था का, उसमें उन्होंने ये निश्चित किया है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई और मेडिकल की, डॉक्टरी की पढ़ाई भी अपनी मातृभाषाओं में बच्चे कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे पढ़कर, ये समाचार पढ़कर बड़ी खुशी हुई। ऐसा लगा कि जो बच्चे उतना खर्च वहन नहीं कर सकते, जिनके माता पिता, वो बच्चे अपने प्रादेशिक स्कूलों में पढ़कर भी डॉक्टर और इंजीनियर आसानी से बन सकते हैं। हम जितना अच्छा अपनी मातृभाषा में समझ सकते हैं उतना विदेशी भाषा में नहीं समझ सकते। उसके लिए हमें दूसरों की ज़रूरत पड़ती है ना। तो अगर हम अपनी मातृभाषा में कम पैसों में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और उच्च शिक्षा तक प्राप्त कर सकते हैं, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। तो हमारे यहाँ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और अच्छे ऑफिसर्स, है ना, अच्छे पढ़े लिखे लोगों की लाइन लग जाएगी, और जो अशिक्षा का जो अंधकार है वो समाप्त हो जाएगा, और हमारे देश में शिक्षा की नदी बहेगी, शिक्षा का प्रवाह होगा, हर बच्चा पढ़ा लिखा होगा, हर गांव का नागरिक भी पढ़ा लिखा होगा, और तब देश हमारा विकास पाएगा, देश आगे बढ़ेगा।
जय हिंदी, जय भारत।